हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते होंगे या बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये चीज़ आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट करती है। सो वो द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, बट अगर जिनको नहीं मालूम है तो वो थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल से ही समझ जाएँगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी आपका इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी के नंबर्स, इट कैन बी फेडरल बैंक का डिसीजन जो फेडरल बैंक यूएसए में बैठ के रेट कट करती है और रेट इंक्रीज करती है, उसका डिसीजन। उसके अलावा जॉब नंबर्स जो आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसे जज करोगे आप, मतलब जॉब नंबर्स पे जज कर सकते हैं कि दैट गवर्नमेंट इज गुड फॉर अवर मार्केट और नॉट, कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, अब आप रिसेंट ईयर्स में देख रहे होंगे कि जब से हमने कोविड छोड़ा है, तब से वी हैव बीन द वर्ल्ड अराउंड अस हैव बीन इन सम सॉर्ट ऑफ वॉर सिचुएशन ओनली, बी इट इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज़ेशन हो रही है अभी, पहले पाकिस्तान में हुई, फिर बांग्लादेश में हुई, अभी नेपाल में हुई। उसके अलावा कोविड इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था कैपिटल मार्केट्स को। उसके अलावा छोटे-छोटे फैक्टर्स भी हम गिन सकते हैं, जैसे किसी कंज़्यूमर शिफ्ट हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ कंज़्यूमर्स, उनका प्रेफ़रेंस पहले ए हुआ करता था, बट ओवरनाइट दे आर शिफ्टिंग टू द बी कैटेगरी। सो ये भी एक सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं ना, उनमें से आपका हर एक स्टॉक रिएक्ट नहीं करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो दे विल रिएक्ट टू दिस न्यूज़ एंड यू शुड नो कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं और एक न्यूज़, पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए और उसके अलावा भी उनमें से भी कोई भी न्यूज़ आ रही है। सो मुझे क्या करना चाहिए मेरे स्टॉक्स के साथ, एंड कौन से सेक्टर में मुझे देखना चाहिए, कौन से सेक्टर में मुझे नहीं देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए जानना। और इसीलिए इफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन स्टॉक मार्केट, जो आपको मालूम रहनी चाहिए टू सर्वाइव दिस गेम। और वो बोलते हैं ना कि अगर आप एक शिप सेलर हैं, तो आपके पास जो कंपास रहता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट कंपास जो आपको टफ वाटर्स से गाइड करेगा एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन, मतलब जिधर भी आपको पहुँचना है अपने पोर्टफोलियो के साथ, आप उधर पहुँच सकते हो। सो ये वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और मोस्टली ना केस स्टडीज़ लेंगे, छोटे-छोटे केस स्टडीज़ लेंगे और वी विल गो थ्रू दैट केस स्टडीज़, और मालूम पड़ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और कैसे, कौन से लेवल तक ये आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है। सो पहली केस स्टडी लेते हैं। बहुत लोगों को आप में से मालूम भी होगा, लास्ट 2 इयर्स, 1.5 ईयर्स से माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है ना, वो बहुत गंदा प्ले कर रहा है। मतलब माइक्रो फाइनेंस जो एकदम टॉप सेक्टर हुआ करता था, वो अचानक से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो प्रॉफिटेबल हुआ करती थी, वो लॉस मेकिंग हो गई। सो माइक्रो ये केस स्टडी समझने के पहले समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। सो समझ लीजिए कि किसी एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और वो किसी नेशनलाइज़्ड बैंक में गया या रीजनल बैंक में भी गया, और क्योंकि उसका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया। अब वो एक स्मॉल बिज़नेसमैन हो सकता है, फार्मर हो सकता है, कोई अ, डेली वेजेस वर्कर हो सकता है, जिसको अपना कुछ सामान परचेज़ करना है और रोज़ बेच के उसको अपना घर चलाना है। सो वो जाते किधर हैं? वो ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में माइक्रो फाइनेंस के प्लेयर्स के पास जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लेयर्स के पास जाते हैं टू टेक द लोन, जो उनको बैंक से नहीं मिलता है, और इन रिटर्न ये माइक्रो फाइनेंस क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक लोन देती है ना, उससे कहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन लोग को वो लोन देते हैं। सो इन अ वे आप बोल सकते हैं, आप बोल नहीं सकते, मतलब इट्स प्रिटी श्योर कि इन लोग का जो नेट प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इनको पैसे भी उधर से ज़्यादा ही आते होंगे। तो इन लोग का प्रॉफिट भी बैंक से ज़्यादा हुआ करता था। और ये सारी कंपनीज़ 2020 के बाद अगर आप देखेंगे ना, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, इन लोग की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कोविड के बाद। अब सिचुएशन डीरेल कहाँ से होना चालू की, जब लास्ट हमारी कंट्री लेवल पे इलेक्शंस हो रही थी ना,
तो उधर एक पंजाब के मिनिस्टर ने रैली में बोल दिया था कि जो भी आपके छोटे-मोटे लोन्स होंगे ना, अगर आप मुझे वोट्स वोट्स देंगे, तो दे विल बी नलिफाइड मतलब आपको पे नहीं करना पड़ेगा वो लोन। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक कंज़्यूमर का सिर्फ़ 500 या ₹1000 का लोन था। ये लोन्स वैरी करते हैं फ्रॉम 5000 टू 1 लाख, मोर देन 1 लाख, अप टू 5 लैक्स तक वेरी करते थे। सो इतने सारे लोगों को बोलना एट अ स्टेज ऑफ एन इलेक्शन रैली कि आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट टू गिव और इस एक स्टेटमेंट की वजह से जब उनका नेक्स्ट ईएमआई साइकिल आया था ना वो कंज्यूमर्स का, वो वाली स्पेसिफिक पंजाब की एरिया में, सो उन्होंने कलेक्शन एजेंट्स को बोलना चालू कर दिया था कि हमारे मिनिस्टर ने तो हमको बोल दिया है कि यू गिव वोट टू आवर पार्टी और आपका इंटरेस्ट भी माफ़ है और उसके ऊपर प्रिंसिपल भी माफ़ है। तो इन्होंने ईएमआई पे करना बंद कर दी। अब इधर से इन्होंने ईएमआई पे करना बंद कर दी तो माइक्रो फाइनेंस के जो कंपनीज़ थी उन्होंने क्या किया कि कलेक्शन एजेंट्स जो रहते हैं उनको और हायर करना चालू किया कि आप और फ्रीक्वेंटली जाना चालू करो क्योंकि इतने सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और एक कलेक्शन एजेंट हमारा पहुँच नहीं पाएगा सब तक। सो इन अ वे इन लोग का ईएमआई बंद हो गया है मतलब इन लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हैं, वो इन लोग का बंद हो गया है, कमाई बंद हो गई है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो कंपनी नुकसान में ही जाएगी कि आपका कमाई कम हो गया है और इधर से खर्चा भी बढ़ते ही जा रहा है। सो ये एक सिचुएशन हो गई जिधर जो स्टार्ट हुआ था माइक्रो फाइनेंस साइकिल खराब होना, वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप अगर कर्नाटका में जाएँगे ना वापस, तो कर्नाटका वालों ने क्या बोल दिया था कि हम एक गार्ड रेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं गार्ड रेल तो थर्ड सिनेरियो है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इश्यू किया। ऑर्डिनेंस को आप समझो एक रूल ही बोल सकते हो और वो रूल क्या था कि कोई भी लेंडर जिन्होंने समझो आम पब्लिक को लेंड किया है, वो कोई भी फ़ोर्स से या गाली-गलौच से और बाय एनी फ़ोर्स दे कैन नॉट रिट्रीव देयर मनी मतलब वो ईएमआई नहीं ले सकते अगर सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है। तो वो नहीं देगा और नहीं देगा इज़ नॉट द राइट वर्ड बट दे वर ट्राइंग टू से कि वो थोड़ा पुश बैक हो जाएगा। जैसे कोविड में हुआ था ना कि कोविड में सबका बंद हो गया था काम, तो दे वर नॉट एबल टू गिव ईएमआईज़। वैसा ही समझो कर्नाटका में भी गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला कि जो लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनको थोड़ा आप टाइम दीजिए। सो अब लोगों ने क्या समझा कि हमको तो लोन ही नहीं देना है। मतलब जिनको टाइम नहीं भी चाहिए था, दे वर आस्किंग फॉर टाइम कि हमारी सिचुएशन खराब है और जिनकी सिचुएशन खराब भी नहीं है, वो भी दे रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि एक घर में 2 भाइयों ने समझो लोन लिया है और एक की सिचुएशन समझो खराब है जेन्युइनली और एक की नहीं है। तो उसके चक्कर में वो दूसरा भी बोल रहा था कि अगर वो नहीं दे रहा है और उसको कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो व्हाई इट विल कम टू मी और उन्होंने भी ईएमआई पे करना बंद कर दी थी। अब पंजाब, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब ऐसी स्टेट्स हैं ना जिधर दे आर सॉर्ट ऑफ ऐसा बिज़नेस हब्स ऐसा बोल सकते हैं आप। मतलब उधर से बिज़नेस बहुत होता है, कैपिटल बहुत फ्लो करता है उधर। तो ऐसी स्टेट्स पे ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस के बुक्स बहुत बड़े-बड़े होंगे और इतने बड़े बुक्स का ओवरनाइट मतलब इनकम आना बंद हो जाना इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर दैट कंपनीज़। तो अभी एक पंजाब का सिचुएशन हो गया, कर्नाटका का सिचुएशन हो गया और उसके बाद जो माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करती है ना बॉडी, उन्होंने भी एक गार्डरेल लगा दिया। अब वो गार्डरेल क्या था, सारी कंपनीज़ को बोल दिया कि जिन पे भी एक लोन भी है ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस का या किसी भी चीज़ का एक लोन भी है, तो आपको दूसरी बार आप उन लोग को लोन नहीं दे सकते। क्यों? ये गार्डरेल क्यों किया था? क्योंकि ये बेनिफिट के लिए ही था पूरी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि आप समझिए जो जो सामने वाले ने एक लोन लिया है वही उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है। उसकी ईएमआई पे करने के लिए वो दूसरा लोन ले रहा है, फिर तीसरा लोन ले रहा है और ये एक ट्रैप में फँस जा रहा है। वो किसी को भी किसी का भी लोन नहीं दे पा रहा है और वो एक ट्रैप में फँस जा रहा है। सो दीज़ 3 सिचुएशंस अगर आप देखेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं था कि बिज़नेस के साथ कुछ गलत था, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के बिज़नेस के साथ कुछ गलत था। बट क्योंकि ये तीनों सिचुएशंस हो गई उनकी, एक तो पंजाब के मिनिस्टर ने उधर कोई रैली में बोल दिया कि आपको लोन नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद कर्नाटका ऑर्डिनेंस आ गया और वो ऑर्डिनेंस बेसिकली जो रेगुलेटेड प्लेयर्स हैं ना माइक्रो फाइनेंस के, उनके लिए था भी नहीं। बट फिर भी उन पे आ गया और उनको बेयर करना पड़ा और उसके बाद जो गार्डरेल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर ऑलरेडी एक बंदे के पास लोन है,
तो उसको आप और लोन नहीं दे सकते। इसकी वजह से आपका रिजेक्शन रेट भी बढ़ गया कि जो न्यू एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनको आप लोन दोगे नहीं तो उनसे कमाओगे कैसे? सो ये 3 सिचुएशन की वजह से माइक्रो फाइनेंस की हालत एकदम खराब हो गई, उनके एनपीएस राइज़ करने लगे और उधर से निकलने के लिए उनको पूरे-पूरे 2 साल लग गए हैं। और आज जाके क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 से 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इज़ कमिंग बैक, मतलब उनका एक कमबैक टाइप हो रहा है फ्रॉम द फॉल दे हैड इन द लास्ट 2 इयर्स। सो ये तो हो गया माइक्रो फाइनेंस का एग्जांपल। और आपने देखा कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक होता था, तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते थे कि ये सारी सिचुएशंस मेरे कंपनी के साथ कुछ बुरा है भी नहीं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर सच दैट कि मेरा पोर्टफोलियो एकदम आधा हो चुका है। मतलब जो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट मेकिंग हुआ करती थी, वो अचानक नेक्स्ट क्वार्टर से लॉस मेकिंग हो गई है। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब उसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, शक्ति पंप्स के बारे में बात करते हैं। अभी शक्ति पंप्स क्या करता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में ऐसा है कि हर एक फार्मर तक उनको पंप्स पहुँचाने हैं, वाटर पंप्स पहुँचाने हैं, क्योंकि हर एक के पास प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो लोग फार्म कर पाएँ, इसलिए उनको पंप्स पहुँचाने हैं। वो ग्राउंड वाटर पंप्स, मतलब वो वाटर पंप करेंगे और उनकी फील्ड में दे विल यूटिलाइज़ दैट वाटर। तो इधर हुआ क्या था, अभी ये मानसून जो था ना, वो बहुत डेवास्टेटिंग था बहुत सारे स्टेट्स के लिए। और स्पेशली जो फार्मर्स के लिए जो स्टेट्स हैं ना, फार्मर की स्टेट्स बोली जाती हैं उनको, जैसे पंजाब, आसाम और वो पूरा बेल्ट जिधर फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, उधर तो फ्लड्स भी आ गए थे। सो अभी आपके पास फ्लड्स आ गए हैं, आपकी फार्म लैंड डिस्ट्रॉय हो गई है, तो आप पंप्स लोगे कैसे? ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बहुत कम होती है और वो लोन पे पंप्स लेते हैं। और अब वो लोग देख रहे थे कि उनका इनकम सोर्स ही बंद हो गया है, तो वो चीज़ के लिए वो लोन लेंगे भी क्यों? तो इसलिए भी शक्ति पंप्स की रिज़ल्ट्स बहुत खराब आने लगी। जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 था, उधर से ही हमको इंडिकेशंस मिल गए कि शक्ति पंप्स आने वाले क्वार्टर में बहुत खराब करने वाला है, ड्यू टू अनफोर्सीन कंडीशंस। अभी आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि फ्लड्स आ जाएँगे और बिज़नेस हैम्पर कर लेगा। सो ये भी एक और एग्ज़ाम्पल हो गया कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे कि क्लाइमेट थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक होता है। बट वी लिव इन अ वर्ल्ड नाउ कि जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है वो भी साइक्लिकल हो गई है। जैसे हमने फर्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में देखा। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और एंट्री हो गई है, वो है क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट चेंज ही नहीं सिर्फ़, पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जस्ट टू नेविगेट थ्रू टफ वाटर्स जो आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं आपके लिए। सो शक्ति पंप्स का दूसरा एग्ज़ाम्पल हो गया। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं पराग मिल्क फूड्स का। अब पराग मिल्क फूड्स के साथ हुआ क्या? ये कंपनी ना, आपने खाए रहेंगे इसके प्रोडक्ट्स। गो चीज़ करके इसका प्रोडक्ट है, सबसे फ़ेमस प्रोडक्ट है गो चीज़। उसके अलावा ये मिल्क सप्लाई करता है। नेशन वाइड प्लेयर है ये मिल्क सप्लाई में। और उसके अलावा वैल्यू एडेड में ये पनीर और चीज़ देता था। सो अभी लास्ट 2 ईयर्स से आपने देखा होगा कि इंडिया इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स हेल्दी, एक हेल्थ वेव आ गई है कि रील्स बनने चालू हो गए हैं कि व्हाई यू शुड नॉट ईट जंक फूड एंड गुड फूड क्यों खाना चाहिए आपको। लोग अपने कैलोरी इंटेक, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब कैलकुलेट करने लगे हैं। और देयर इज़ अ सेइंग कि आपको आपके वज़न का 1.5 टाइम्स प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। सो ये शिफ्ट ना कंज़्यूमर में ओवरनाइट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आप ओवरनाइट ही बोल सकते हैं इसको कि अचानक से उनको हर एक चीज़ में प्रोटीन चाहिए था। दे वर लुकिंग एट ऐसा जो हर एक पैकेट के पीछे कंटेंट्स होते हैं ना, उसको देखने लगे वो कि शुगर कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है। तो आप ये शिफ्ट की वज़ह से आपने देखा होगा कि अमूल ने रिसेंटली क्या-क्या नहीं लॉन्च किया प्रोटीन सेगमेंट में अपने। उन्होंने प्रोटीन लस्सी लॉन्च की, प्रोटीन मिल्क लॉन्च किया, उसके बाद आइसक्रीम में भी उन्होंने प्रोटीन डाल दिया। सो पराग मिल्क फूड्स भी ना ये चीज़ का फ़ायदा लेते हुए इन्होंने अपना एक वैल्यू एडेड सेगमेंट लॉन्च कर दिया और उसको नाम दिया अवतार वे प्रोटीन का। अब ये अवतार वे प्रोटीन अगर आप अमेज़न पे भी सर्च करोगे ना, तो वन ऑफ द टॉप, अगर आप प्रोटीन पाउडर भी सर्च करोगे ना, तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में ही आएगा अवतार वे प्रोटीन। और इससे इनको फ़ायदा क्या हुआ? पहले तो कंज़्यूमर शिफ्ट हो गया था।
कि ओवरनाइट कंज्यूमर शिफ्ट हो गया था कि अभी जो जिम गोअर्स नहीं भी हैं, उनको प्रोटीन चाहिए। मतलब टू बैलेंस देयर ओवरऑल डाइट उनको प्रोटीन चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दे आर एक्सरसाइजिंग और नॉट, जो कि ज़रूरी भी है कि आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए। और उसके अलावा जो मार्जिन्स होती है ना, प्रोटीन पाउडर्स में, वो डबल होती है ऑलमोस्ट, जो इनका कोर बिज़नेस है, मतलब जो मिल्क का इनका कोर बिज़नेस है, वो उनसे मार्जिन्स भी डबल है। तो आपने देखा होगा लास्ट 2 सालों में अगर आप पराग मिल्क फूड्स के स्टॉक को देखेंगे ना, तो इट हैज़ मोर दैन डबल्ड। और ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट इनकी बहुत अच्छी थी, मतलब ये 2 सालों में बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स कर दी थी इन्होंने। बट उस ये जो कैटलिस्ट प्ले किया ना, स्टॉक को डबल करने का जो कैटलिस्ट था, वो इनकी रिज़ल्ट्स नहीं थी। सिर्फ़ इनकी रिज़ल्ट्स नहीं थी, वो ये जो कंज़्यूमर शिफ्ट है ना, जो मार्केट ने देखा कि आगे चल के प्रोटीन की कौन-सी वैल्यू होने वाली है। सो दैट वाज़ द रीज़न कि पराग मिल्क फूड्स का स्टॉक प्राइस आप देखेंगे लास्ट 2 सालों में बहुत बढ़ा हुआ है। सो इसके अलावा एक और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट का सेक्टर देखते हैं, जो कि है एसी का सेक्टर था। एसी का सेक्टर में आपने देखा रहेगा कि ये साल का, अगर आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, बट ओवरऑल इंडिया में ये साल जो समर्स थे ना, वो लेस हीट के थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और जो मानसून्स भी थी ना, वो बहुत जल्दी आ गई थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अब ये 2 चीज़ होने की वजह से आपको क्या लगता है क्या होगा? मतलब एसी की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? आप एसी तभी लोगे ना जब गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत लंबे समय तक चल रही है। बट ये साल वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। एक तो गर्मी बहुत कम थी और उसके बाद मानसून्स भी अर्ली आ गए थे। मानसून अर्ली आके क्या हो गया कि लोगों को कम गर्मी लगने लगी, मतलब एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, रेनी सीज़न इज़ वेरी ऐसा ह्यूमिड एंड कोल्ड। सो एसी का जो डिमांड था ना, वो सडनली बहुत बड़े नंबर से ड्रॉप हो गया। तो आप देखोगे ना, जनवरी से अगर आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो स्टॉक था, वो पीक आउट हो गया है और उधर से 50% मोर देन 50% इनफैक्ट उसने करेक्ट किया है। सो वही वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आपको सिर्फ़ जॉब नंबर्स देखना, आपको सिर्फ़ फे फेड बैंक क्या कर रही है, ये फेड बैंक बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। फेड क्या डिसीज़न ले रहा है वो देखना इज़ नॉट द ऑप्शन एनीमोर, आपको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। क्या पॉलिटिकल रिस्क हैं, वो बिज़नेस के रीज़न्स क्या-क्या हैं, और क्लाइमेटिक चेंज से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कंज़्यूमर शिफ्ट से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी आपके पोर्टफ़ोलियो के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो गई हैं। सो उसके अलावा एक और बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मतलब आप इसको पता नहीं मैक्रो फैक्टर कंसीडर करोगे भी कि नहीं करोगे, बट मैं तो इसको श्योर शॉट मैक्रो फैक्टर कंसीडर करूँगा। टिप्स म्यूज़िक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी टिप्स म्यूज़िक के साथ हुआ क्या है कि इनके बिज़नेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके बिज़नेस के सामने एक वॉल खड़ा हो गया है। अब वो वॉल क्या है? वो वॉल है एक पेड सब्सक्रिप्शन का वॉल। अभी ये लोग कमाएँगे कैसे? जब स्पॉटिफ़ाई जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, अमेज़न म्यूज़िक जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म से इनका इनके गाने बजते रहें, मतलब लोग इनके गाने सुनते रहें, तो इन लोग को एक रॉयल्टी फ़ीस आती रहेगी। बट अभी ना ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ने यूज़र्स को एड्स थ्रो करना चालू कर दिए हैं, कि आप हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो, तो ही हम आपको एड फ्री म्यूज़िक देंगे। तो इस चक्कर में जो कंज़्यूमर शिफ्ट नहीं होना चाहता है, पैसे नहीं पे करना चाह रहा है, वो प्लेटफ़ॉर्म टू प्लेटफ़ॉर्म स्विच कर रहा है, जंप करते जा रहा है, कि अगर मेरे को इधर फ्री गाना नहीं देखने मिलता है, तो मैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाऊँ। सो उसके वजह से ना इनका रेवेन्यू अनइवन हो रहा है और रेवेन्यू पे हैम्पर हो रहा है। ये एक चीज़। और ये साल से ना टिप्स म्यूज़िक ने क्या डिसीज़न लिया था कि हम क्वालिटी कंटेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे रादर देन क्वांटिटी पे। तो इन्होंने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इनकी इनके प्रोडक्शन की एक मूवी आई थी मालिक करके, राजकुमार राव था। बहुत लोगों ने आप में से देखी भी रहेगी। तो वो मूवी ना स्टार्टिंग से ही अगर आप उसके ट्रेंड्स देखते थे ना, उनके ट्रेलर को भी इतना हाइप नहीं मिला था, उनके सॉन्ग्स को भी इतना हाइप नहीं मिला था। तो इससे ही आप जज कर सकते थे कि आगे जाके मूवी की रिज़ल्ट क्या होने वाली है। अब मूवी की रिज़ल्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि टिप्स म्यूज़िक का ही पैसा लगा हुआ है इन अ वे, वो मूवी पे। अगर वो मूवी नहीं कमाएगी, तो टिप्स म्यूज़िक उधर से नहीं कमाने वाला है, और ऊपर से ये जो पेड वॉल सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ है इनकी, वो प्रॉब्लम अलग। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। तो आप देख रहे रहेंगे कि टिप्स म्यूज़िक का जो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट्स हैं ना अभी, क्वार्टर 3 के तो आए नहीं है, क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स ना बहुत खराब थे।
और उनके गाइडेंस के भी बहुत नीचे थे। तो ये तो टिप्स म्यूज़िक का एग्ज़ाम्पल हो गया। अभी बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं। वॉर अ, अभी आप जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि 2020 से जब से हम कोविड से निकले हैं ना, तो देयर वी हैव बीन इन सम सॉर्ट ऑफ वॉर और वो भी वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज़ हो रहा है या कंट्री लेवल पे हो रहा है। इट इज़ लाइक वर्ल्ड वाइड हो रहा है और कोविड के बाद से ही लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अब ये अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, वॉर के इमीडिएट नेक्स्ट डे पे ही अगर आप डिफेंस स्टॉक्स को नोटिस करेंगे ना डिफेंस स्टॉक्स कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस और बहुत सारे जो स्पेसिफिकली अगर आप एक सेक्टर को नोटिस करेंगे ना डिफेंस में, वो है ड्रोन्स। जो कंपनीज़ ड्रोन्स बनाती थी ना, उनके स्टॉक वर लाइक विदिन अ वीक डबल और ट्रिपल हो गए थे और कोई-कोई तो उनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स देखे गए थे। सॉरी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर में लोगों ने नोटिस किया कि अभी वॉर विल नॉट बी फॉट बाय सोल्जर्स मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि बॉर्डर पे 2 कंट्रीज़ अपने सोल्जर्स को तैनात कर देंगी एंड बोलेंगे कि लड़ो। So it is not going to be fought with guns, it is not going to be fought with people, but जो एयर स्पेस वॉर है ना, मतलब फाइटर जेट्स, ड्रोन्स एंड यूएवीज़ स्टफ लाइक दैट, वो दैट इज़ द न्यू वे टू टैकल वॉरफेयर फॉर एनी कंट्री। तो सारे कंट्रीज़ ने अपना डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा एलोकेट इसी चीज़ पे किया है, उसकी वजह से आप देख रहे रहोगे कि ये सेक्टर में बहुत सारी टेलविंड्स आ गई और ये टेलविंड्स भी क्यों ट्रिगर हुई? एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट को लेके, मतलब इंडिया-पाकिस्तान वॉर को लेके। सो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि आप ये सारी चीज़ों को ट्रैक करें और फाइंड करें कि कौन से दूसरे अपकमिंग सेक्टर होने वाले हैं, कौन से चेंजेज़ को मैं नोटिस करूँ। ये चेंजेज़ आप मतलब डेली अगर आप देख रहे हैं लोगों को, उनके बिहेवियर से भी नोटिस कर सकते हैं। आप अपने खुद के बिहेवियर से नोटिस कर सकते हैं, आपके अराउंड चीज़ें क्या हो रही हैं, उससे नोटिस कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू एंड योर पोर्टफोलियो टू सर्वाइव। अगेन मैं एक ही चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए एक कंपास हो जाती हैं। मतलब वो कंपास से आप नेविगेट कर सकते हैं कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है और डायरेक्शनली राइट होना इन अ बैड मार्केट जो मार्केट में हम चल रहे हैं ना मतलब 2 सालों से हम स्टक है एक ही जगह पे। डायरेक्शनली इम्पोर्टेंट होना और सही स्टॉक्स लेना, जिधर सेक्टर्स में टेलविंड्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं डेल्टा कॉर्प करके। अब डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करेंगे ना, तो डेल्टा कॉर्प ये कंपनी है कैसीनो ऑपरेट करती है और मोस्टली इसके कैसीनो गोवा में देखे रहेंगे आपने। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं था कंपनी को। अब अचानक गवर्नमेंट ने क्या किया कि गोवा से निकल के इनको दमन में जाना था। तो इनका सब कुछ क्लियर था। मतलब दमन का लैंड इन्होंने परचेज़ कर ली, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया इन्होंने। अब वो ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस ही नहीं दिया, कि उनको फाइनल स्टेज में आके बोल दिया कि वी विल नॉट बी प्रोवाइडिंग लाइसेंस क्योंकि ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ओवरनाइट अगर आप डेल्टा कॉर्प का स्टॉक देखेंगे ना, इट हैज़ फॉलन लाइक एनीथिंग मतलब एक नाइफ की तरह नीचे आया है और ऊपर जाने का तो अभी इसका एक ही तरीका है ऊपर जाने का डेल्टा कॉर्प का, कि जब इनको प्रॉपर एक वे में लाइसेंस मिलेगा ना, वो दमन का जो कैसीनो है इनका, तो वही एक तरीका है ये स्टॉक का रिबाउंड होने का और कोई तो इसका है नहीं। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है, ये इधर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्क पे लग जाती है अगर आपने नोटिस किया तो कि इफ गवर्नमेंट इज़ कमिंग एंड टेलिंग यू ओवरनाइट कि ये बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका, पता नहीं कोई तो ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ आई गेस यस नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ अभी जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बेटिंग गेम्स बंद कर दी थी। तो ये जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ थी ना, ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाती थी अपने क्लाइंट्स के लिए और ये सही ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स चलाते थे। सो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को भी अब अगर आप देखेंगे ना वो न्यूज़ से, तो कैसे इम्पैक्ट हुआ है उसपे और वो भी स्टॉक भी आधा हो गया है आई गेस 50% करेक्शन हुआ उसमें भी। So all these government policies, climate conditions, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उसके अलावा जॉब नंबर्स, पैंडेमिक, वॉर और अनगिनत ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मैं बोल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए।
सबसे बड़ा तो अभी रिसेंटली क्या चल रहा है हमारे साथ, मतलब यूएस का टैरिफ सिचुएशन चल रहा है। वो भी तो एक ग्लोबल स्केल का ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। उसके वजह से समझो, अगर हम एक ही एग्ज़ाम्पल लें, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में, और यूएसए उसका सबसे बड़ा मार्केट था। तो वो स्टॉक अपने केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। बट क्योंकि टैरिफ का सिचुएशन हो गया है, उनको अपने मार्जिन्स गिरा के प्रोडक्ट सेल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मार्केट शेयर लूज़ नहीं करना है। इस वजह से स्टॉक की पिटाई हो रही है, मतलब उनके मार्जिन्स बन नहीं रहे हैं, और मार्जिन्स नहीं बन रहे हैं तो बॉटम लाइन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब तक ये टैरिफ की सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, तब तक पैरामाउंट कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स पैसे नहीं बना पाएँगे, और ओवरनाइट भी ये कंपनी जाके ऐसे नहीं कर सकती ना कि यूएसए हमारा कोर मार्केट था, अब यूएई हो गया है। उनको बिठाना पड़ता है, वो पूरा नेटवर्क बिठाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने पड़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए। सो इफ यू आर नॉट, मतलब इफ अगर आपका ध्यान नहीं है ये सारी सिचुएशंस में, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो आपका ध्यान होना चाहिए ये सारी न्यूज़ पे, और सही न्यूज़ पे ध्यान होना चाहिए, मतलब नॉट ऐसा जो रोज़-रोज़ आपको कोई भी उड़ती खबर आ जाती है, उस उन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बट ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना ये वीडियो में, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इट गिव्स यू डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, एंड मोर देन दैट ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि कौन से डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब पैसा गँवाने से अच्छा है पैसा आपके पास रहे, उतना ही रहे। इंस्टेड ऑफ लूजिंग मनी, डोंट अर्न एनी मनी, एंड इफ यू आर अर्निंग मनी दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। और ये एक चीज़ है जो आपको वो सिनेरियो की तरफ पुश कर सकती है। सो यही डिस्कस करना था ये वीडियो में कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। और ये वीडियो ऐसी है कि अगर आप सोचेंगे ना इसके बारे में और अच्छे से सुनेंगे ना चीज़ों को, तो इट इट विल गिव यू ग्रेट इनसाइट्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। एनीवेज़, थैंक्स।